वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुबशिर है और ये है द सीक्रेट पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बहुत एक्सपर्ट शख्सियत मौजूद हैं। डिफेंस के हवाले से भी बहुत इनकी गहरी राय है। मुख्तलिफ पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर भी बड़ी इनकी एक्सपर्ट राय होती है। फैसल मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं बेल्जियम से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएँ हैं आप सबकी, खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आजकल के जो बैनुल अक़वामी हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जो जंग हम देख रहे हैं, ये एक बहुत खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये भी नज़र आता है कि अगले जो 2 आने वाले महीने हैं, इसमें सर्दी जो है वो यूरोप में जब आएगी तो रशिया यूरोप की गैस बंद कर सकता है, चांसेस यही हैं। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो अमेरिका को एक तरह से पुश कर रहा है कि आप हमला कर दो रूस के ऊपर। इसमें आपको नज़र आता है कि जो रूस है, उसकी अपनी क्या सोच है कि एक तरह से वो ट्रैप सेट कर रहे हैं, यूरोप और अमेरिका मिलकर के उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, कि कहाँ पे वो गुस्से में आता है और एक बड़ा हमला करता है और फिर ये जवाबी तौर पर यानी अमेरिका और नेटो मिलकर रूस पर एक बड़ा हमला करते हैं। ये एक तरह से ट्रैप नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वो इस ट्रैप में आएगा या अपने आप को किसी हद तक बचाने की कोशिश करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़ा अच्छा आपने जो एक मौज़ू चुना है, बहुत अच्छा मौज़ू है। मैं समझता हूँ इस वक़्त दुनिया में बहुत एक सबसे बड़ा एक ये कोर इश्यू इस वक़्त बन चुका है और सारी दुनिया की सलामती जो है मैं समझता हूँ कि स्टेक पर है इस जंग की वजह से। देखिए आपने जो चीज़ एक जो पॉइंट उठाया है कि क्या रशिया को ट्रैप देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ मैं ग्राउंड रियलिटीज़ देख रहा हूँ या जो सफ़ारतकार जो देख रहे हैं या जो वो लोग जिन्होंने कि जंगी बिसात बिछाई है, जो जंग करवाना चाहते हैं उनके नज़दीक ये एक ट्रैप तो है, लेकिन ये ट्रैप रशिया के लिए है और ये सिर्फ़ ट्रैप इसलिए है कि वो रशिया को बेसिकली वो कॉर्नर करना चाहते हैं। आपको पता है ये बुनियादी तौर पर जो लड़ाई है, ये लड़ाई असल में है एक वर्ल्ड पावर यानी वाहिद सुपर वर्ल्ड पावर जो है अमेरिका वो अपनी कायम रखना चाहता है। नहीं अब इंटरनेशनल जो एक सुप्रीमेसी है, बहैसियत एक पुलिसमैन के वो किरदार अपना चाहता है कि मेरा ये किरदार रहे। अच्छा, इस चीज़ को रूस मानने के लिए तैयार नहीं है, इस चीज़ को रशिया भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए अमेरिका का जो एक किरदार रहा है ना बुनियादी तौर पर ठीक है, अगर एक रहता है अगर कोई सुपर पावर, लेकिन अगर वो सुपर पावर रहे कि अगर किसी के सॉवरेनिटी को और उसको चैलेंज ना करे तो ठीक है शायद मैं समझता हूँ किसी को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप ये देखें कि अमेरिका ने आपको याद होगा आप तो करते रहे हैं इसी हवाले से आपके साथ शायद मेरी एक दफ़ा बात भी हुई थी इसी चैनल पर कि मैंने आपको बताया था कि जिस वक़्त वार्सा पैक्ट और तमाम पैक्ट खत्म हुए थे, तो ये तय हुआ था कि नेटो को भी खत्म कर दिया जाएगा और ने इन्होंने वादा किया था। उसके बाद फिर ये क्योंकि चूँकि तहरीरी वादा नहीं हुआ था, कई अमेरिकन सदूर ने इस पे बात कर ली थी। लेकिन उसके बाद आस्ते-आस्ते एक चीज़ और ये भी तय हुई थी कि जो ममालिक रशिया से निकले हैं, जिनको रशिया ने आज़ाद किया था, रशियन फेडरेशन ने, उनको अमेरिका अपने साथ नहीं लेगा। लेकिन आप देखें कि आस्ते-आस्ते वो सारे जो है वो नेटो में शामिल हो गए और आप देखें कि अब पोज़ीशन ये हो गई कि पोलैंड तक मामला पहुँच गया। तो उस पे रूस को पहले से ही इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और यही वजह है कि रूस ने फिर क्रीमिया पे आपको पता है जब वो क्रीमिया पे पहुँचा सारे मामला तो आपको पता है सारा, वो जो उसका जो माज़ी है, तो वहाँ तक वो पहुँच गया लेकिन उसके बाद फिर जब ये जो आपने कहा ना ट्रैप करने की वो ट्रैप उनकी यही कोशिश थी इनकी अमेरिका की और यूरोप की कि किसी तरह आप इसको फँसा के जंग में इसको हम घुटनों पे ले आएँ और इसीलिए उन्होंने क्या कहते हैं यूक्रेन को खड़ा किया वरना यूक्रेन को क्या ज़रूरत थी नेटो में जाने की और आप देखें अभी तक कौन-सा उन्होंने नेटो में ले लिया। तो बस बुनियादी तौर पर एक तरीके से अगर आप देखें तो सही मानों में अगर मैं देख रहा हूँ, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ट्रैप यूक्रेन हुआ है। क्योंकि यूक्रेन के कुछ लोगों से जो डिफेंस के लोग हैं, उनसे जो जो इंडिपेंडेंट हैं मतलब जो नहीं सपोर्ट करते या वेस्टर्न जो मतलब प्रोपेगेंडा है उसको नहीं फॉलो करते, जो अपनी लैंड के साथ जो सिंसियर हैं, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ये समझते हैं कि यूक्रेन का ये स्टेप बिल्कुल गलत था। हमें कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारी बाउंड्रीज़ हम तो पहले शामिल रशिया के साथ थे। वो ये कहते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग भी रशियन बोलते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम अगर रशियन ब्लॉक में ही रहें या रशिया के साथ ही रहें तो हमें क्या प्रॉब्लम थी? तो वो ये समझते हैं कि बेसिकली बुनियादी तौर पर ज़ेलेंस्की को ट्रैप किया गया है। तो ये सूरत-ए-हाल है बिल्कुल, जो आप कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और अभी आप मतलब मैंने आपका ट्विटर भी देख रहा था, उसमें भी आपने अभी मेंशन किया है कि क्रीमिया का जो ब्रिज है, आज उसको तबाह किया गया है और एक तरह से ये
बर्थडे प्रेजेंट भी दिया गया है पुतिन को। आपको क्या लगता है कि रशिया इसका क्या जवाब दे सकता है? कोई बड़ा हमला एक्सपेक्टेड है? देखिए अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी आज बात हुई थी 1-2 जगह जिस वक़्त की सूरत-ए-हाल हुई, तो मुझे तो वर्ल्ड प्रेस तो ख़ैर अभी तक इसको कोट इस तरह नहीं कर रहा, वो तो ये कह रहे हैं कुछ शायद एक्सप्लोजन हुआ है, क्या है, लेकिन बहरहाल जो मुझे मालूम हुआ है, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं वहाँ से, वो ये कहते हैं कि ये बाकायदा खुदकश हमला जिस टाइप का होता है, उसमें कोई एक ट्रक था, उसके अंदर कोई 80 के करीब, पता नहीं 80 पता नहीं कितना, उन्होंने मुझे याद नहीं कुछ बताया। बहरहाल 80 का कोई फ़िगर है, किलोग्राम था या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ वो मवाद था एटमी, और वो लेके जा रहे थे, उनको कहीं पहुँचाना था। और उसके अंदर उन्होंने कोई डिवाइस लगाई हुई थी, जो उसके साथ कोई रिमोट कंट्रोल था या पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल वो ये कहते हैं कि ये एक तयशुदा था, मतलब ये खुदकश हमला था, उसमें वो 3 आदमी जो थे, वो भी मारे गए। अच्छा, उसके बाद अब ये है कि रशिया भी ने कमेटी बनाई है, और रशिया ही पहले ये देख रहा है कि वो ये जो सुसाइड हुआ है या जो कुछ भी अटैक हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, उसके अंदर रशिया की फेल्योर कहाँ तक है। अगर कोई रशियन इसकी बहरहाल है तो हमला यूक्रेन की तरफ से ही, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उसके जवाब में रूस हमला ज़रूर करेगा, लेकिन ये फौरी तौर पर न्यूक्लियर तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि अभी रूस के पास बहुत सारे अभी हथियार हैं जो बड़े खतरनाक हैं। तो हो सकता है शायद कोई रूस बड़ा हमला कोई बड़े हथियार से, हो सकता है कि कोई दूसरे बड़े जो उस पर खतरनाक मिसाइल हैं, वो हो सकता है वो इस्तेमाल करे। लेकिन फौरी तौर पर कोई यूक्रेन की तरफ से, सॉरी, रशिया की तरफ से कोई हमले का खतरा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि दुनिया में आम तौर पर देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा तनाज़ा होता है या कोई सिक्योरिटी का बड़ा इश्यू आता है दुनिया के पास, तो सिक्योरिटी अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इजलास होता है, कौमी सलामती का कह सकते हैं उसको, या सलामती कौंसिल का जो इजलास होता है, वो कॉल हो जाता है। और उसके बाद दुनिया के सारे बड़े मुल्क बैठते हैं और उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसको कूल डाउन कर सकते हैं सिचुएशन को। अभी तक क्या वजह है कि कई महीने गुजरने के बावजूद सलामती कौंसिल का इजलास नहीं हो सका, या किसी दूसरे मुल्क ने भी इसको बुलाने की कोशिश नहीं की? आपको क्या लगता है कि दर पर्दा थर्ड वर्ल्ड की तरफ ले जाया जा रहा है दुनिया को? देखिए, ये जो आपने बात कही है, वाक़ई एक बहुत बड़ा एक नुक्ता है, और बहुत सारी वो ताकतें या वो ऑर्गनाइज़ेशंस जो कि कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इस प्लैनेट को एक वॉर लाइक सिचुएशन से सेफ रखना चाहती हैं, वो ये उस नुक्ते को महसूस कर रही हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से या यूएनएससी की तरफ से, या जैसे आपने कहा कि कोई और, यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है, और बहुत सारे ममालिक हैं, और जो हमारे अलायंस हैं और इंटरनेशनल जितनी भी हैं, उनमें से किसी ने भी आज तक कोई भी इजलास अपने तौर पर नहीं बुलाया। और सारे आप देखिए जी20 वगैरह भी है सब कुछ, और अभी जी20 का इजलास होने वाला भी है इंडोनेशिया में, वहाँ पे शायद हो सकता है ज़ेलेंस्की वगैरह ये सारे जाएँगे भी। लेकिन वहाँ पर भी मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे शायद कोई बात हो। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जैसे मैं अमूमन कहता हूँ कि कुछ जो कुव्वतें हैं दुनिया के अंदर, जो इस्तेमारी कुव्वतें हैं, जो दुनिया को कहीं न कहीं कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि दुनिया में कोई एक बहुत बड़ी वॉर लाइक सिचुएशन हो, जिसकी वजह से जो उनके जो मंसूबे हैं, जिसमें आपको पता है कि डिपॉपुलाइज़ भी करना है, और बहुत सारे मामलात हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं कुछ करना है सारे मामलात, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको बाज़ औक़ात हम डिस्कस नहीं करते कि हमें प्रॉब्लम आ जाती है। आप देख ही रहे होंगे जो कुछ हो रहा है। तो उस वजह से वो ये चाहती हैं कि वो जंगें हों, और आप देखिए कि जंग होती नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो है आयोडीन्स की जो है मेडिसिन, बड़ी मकदार उन्होंने ले ली है, इवन यूरोप के अंदर ले ली है। यहाँ बेल्जियम में जो नेटो का हेड ऑफ़िस है, यहाँ पर जो है फ्री मतलब जो हमारे यहाँ जो दवाओं के स्टोर हैं, वहाँ से वो मिलना शुरू हो गई है, और सब जगह यूरोप में। तो दैट मीनिंग कि देयर इज़ रॉन्ग समथिंग एट द बॉटम। लेकिन उसके बावजूद, मतलब ये तो एक, मतलब इसे कहते हैं ना कि ड्रम्स ऑफ वॉर जो है वो तो, मतलब आप सुन रहे हैं, मतलब बिल इसमें शक तो नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वॉर हो, और जो इनके जो आगे जो भी दज्जाली है मंसूबे, या जो भी इविल प्लान है इनका मुस्तकबिल में 2025 या 26 में, यानी वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, उसकी तरफ ये जाना चाह रहे हैं, जो कि 2030 तक कंट्रोल करना चाहते हैं, तो गालिबन ये उसी की तरफ सारा मामला है। और ये, मतलब मैं तज़किया नहीं दे रहा, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस वक़्त, जो बड़े-बड़े क्लब्स हैं, रोम क्लब हो गया या दूसरे-तीसरे बड़े-बड़े जो उनको देखते हैं, जो बड़े थिंक टैंक हैं, वो कहते हैं कि कुछ न कुछ दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। अब्राहम एकॉर्ड जो है, आपने देखा कि अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर सारे ममालिक तकरीबन आ चुके हैं, और सऊदी अरब भी, आपको पता है कि उसने ऑफ़िशियली तो ऐलान नहीं किया, लेकिन अनऑफ़िशियल जो है सारे मामलात हैं, वहाँ पे न्यून सिटी वग़ैरह बन चुका है, और बहुत सारे मामला तय हो रहे हैं, और जिस दिन ये बड़ी जंग शुरू होगी, उसी दिन आपको खुदा ना ख़ास्ता ये आप देखेंगे
ये जो क़िबला अव्वल है उसको ये शहीद कर देंगे, जैसे हैकल सुलेमानी की जो है ना तामीर, जो उसी वक़्त शुरू हो जाएगी, सारा मामला उसी तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपने अपने सवाल में आपने जवाब दिया। ऐसा ही है, आपका ख़्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक, ठीक। अच्छा, अभी ईरान के देखें हालात बिल्कुल एकदम से चेंज हो गए हैं और कहा जाता है कि 100 से ऊपर 120 से ऊपर जो कुछ शहर हैं वहाँ पे हंगामे फूट पड़े हैं और बहुत ज़्यादा जो है पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं कि ईरान में एकदम से जो ये तब्दीली आई है, इससे किसको फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो ईरान में जो अचानक सारा मामला हुआ है, इसमें एक तो ये बता दूँ कि इसमें भी फ़ॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अभी आपने हालिया देखा भी होगा कि एक ईरान के अंदर कोई एक साइंसी जो एक है प्रोफ़ेसर है जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि उसकी आइडेंटिफ़िकेशन उन्होंने दी है कि कोई साइंस का प्रोफ़ेसर है और एक तो खातून है और वो कहते हैं कि फ्रांस से उनका ताल्लुक है। लेकिन अभी तक ये कन्फ़र्म नहीं हुआ है, मतलब ये मैं अख़बारी बता रहा हूँ, मेरे पास कोई डिप्लोमैटिक ज़राए से किसी चीज़ की कोई अभी ऐसी वो नहीं है कन्फर्मेशन, लेकिन सुनने में ये आया है कि कोई पकड़े गए हैं और उन पे कुछ इल्ज़ाम है। बहरहाल वो सही है कि नहीं अभी तक तो नहीं पता, लेकिन ये जो मेरे पास वैसे जो इत्तलात हैं, वो ये है कि इसके पीछे जो ना फ़ॉरेन एलिमेंट हैं और असल में उसकी वजह ये है कि ईरान को पहले कहा गया था कि वो रशिया की वॉर के अंदर जो है ना किसी भी तरह उसका साथ ना दे। और आपको पता है कि ईरान ने रशिया को ड्रोन्स दिए हैं और बड़ी अच्छी तादाद में दिए हैं। और उसके अलावा ये कि ईरान रशिया से आपको पता है कि अभी वो तेल वगैरह भी वो ले रहा है। तो बुनियादी तौर पर ईरान को वैसे ही इनको ये कहा गया था कि आपने रशिया से तो ताल्लुकात नहीं रखने दूसरे, जो क्योंकि पाबंदी लगी है जो भी। और दूसरा ये कि आपने किसी किस्म की मदद नहीं करनी यूक्रेन के अगेंस्ट, क्योंकि ईरान ने जो मदद की है वो यूक्रेन के अगेंस्ट जा रही है। तो उस पस मंज़र के अंदर सुना है कि वहाँ पर उन्होंने कोशिश की है और वो किसी हद तक कामयाब वो इसलिए होती नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान के अंदर वो हिजाब के मसले को बहुत ज़्यादा जो है ना उन्होंने दबा के रखा था। देखिए बेसिकली हम लोग मुसलमान हैं, हिजाब से हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है ना, हम तो खुश होते हैं हिजाब वाली बात, लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आ जाए और बहुत ज़्यादा सख्ती का अगर अंसर शामिल हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं वो मामला जो है, वो गड़बड़ होता है। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं और वहाँ पे एक मज़हबी ख़ास एक उनकी एक सोच है। तो उस पस मंज़र के अंदर वो मामला जो दबा हुआ था, तो वो इस तरफ से जो है कि इनको साइड मिल गई। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मुझे कल बताया था किसी ने कि जो सिस्तान जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है ईरान का, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और वहाँ पे जो मकामी जो सुन्नी बलोच हैं और जो शिया बलोच हैं, उनके दरमियान भी बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे लड़ाई हुई है और उसमें तकरीबन 60 से 70 लोग अब तक जो हैं, मारे जा चुके हैं, जो पाकिस्तान का या कोई मीडिया ईरान का मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन इंडिपेंडेंट जो मीडिया है दूसरा वो बता रहा है और फिर मैंने उसकी तस्दीक भी की है। और इसी तरह जो आपने बताया कि 120 शहरों से ज़्यादा जो है फसादात ये बढ़ चुके हैं, तो ये वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि ये एक जो है फ़ौरन ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जंग जैसे कि आ रहा है नज़र कि जंग बढ़ जाएगी या बढ़ सकती है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है, तो उम्मत मुस्लिमा बहैसियत मजमूई तौर पर हम अपने आप को किस ब्लॉक में देखते हैं? देखिए, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा तो हमें तो चाहिए कि भई हम इस्लाम की क़ुव्वतों के साथ, जहाँ भी इस्लाम की क़ुव्वतें हैं या जो वो क़ुव्वतें जो कि इस्लाम के साथ कहीं न कहीं सिंसियर रही हैं या नज़र आती हैं, या कम से कम वो इस्लाम की दुश्मन नहीं है। देखिए, मतलब एक होता है ना कि एक तो कौन आपका दोस्त है, कौन आपका साथी है और आखिर में होता है कि कौन आपका जो आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा। अगर आप ये समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं न कहीं फिर मेरी एक अपनी राय है, मेरी अपनी रिसर्च है। उस मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी उससे मुत्तफ़िक हो। हमें रूस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आपने नाम सुना होगा कि ये जो जंग हो रही है, आर्मेगेडोन का लफ्ज़ भी आपने सुना परसों डे बिफोर यस्टरडे गालिबन शायद बुश के मुँह से बाइडेन के मुँह से भी निकल गई ये बात, एक दफ़ा बुश भी कह चुके हैं इस किस्म की बात कर चुके हैं। तो जो सूरत-ए-हाल है ख़ास तौर पे मैं इसलिए भी कहता हूँ कि एक तो मेरे कुछ राब्ते कुछ हैं, मेरा मतलब थोड़ा-सा मामलात रहता है सफ़ारती सतह पर। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जिस वक़्त इमरान खान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब आपने एक बात की थी, तो आपको पता होगा कि प्यूटन ने भी उसको वेलकम किया था। और बाद में प्यूटन ने ये कहा भी था कि मतलब कोई भी शख़्स जो है ना, हम कम से कम इस बात की मज़म्मत करते हैं कि सरकार की जो कोई भी या दीन के हवाले से अगर कोई करे तो हम उसको नापसंद करेंगे। तो मैं समझता हूँ और फिर दूसरा जो एक थोड़ा-सा आपको पता है कि वहाँ पे जो है क्रिश्चियन चर्च जो है, आपको पता है कैथोलिक चर्च और उसके दरमियान भी थोड़ा-सा मामला है। तो इस जंग के पीछे जो है ना, कहीं न कहीं कोई मज़हबी अंसर भी है। और शायद आपको ये नहीं पता लगा हो, लेकिन मैं बहरहाल आपको आपके चैनल से खबर दे देता हूँ कि इस वक़्त जो नेटो के साथ जो जंग हो रही है, इस वक़्त जो नेटो के साथ जो जंग हो रही है रशिया की,
यूक्रेन की जंग नहीं है, इसको मैं कहता हूँ कि नेटो की जंग हो रही है, ये रशिया के साथ और इसके अंदर मज़हबी अंसर है। पोप ने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि रूस के साथ जंग लड़ना जो है हमारे लिए बेहतर है। तो इस बयान के बाद जो है ये बहुत खुफिया बयान था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये तस्दीक है, कन्फर्म बात है। तो इस बयान के बाद आप समझ सकते हैं कि फिर मुसलमानों को कहाँ खड़ा होना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी आप यूरोप में हैं, आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। आप इस वक़्त यूरोप के हालात को किस तरह से देखते हैं? इन्फ्लेशन के लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, या पहले जैसा यूरोप आपने देखा है, उसके बाद आज के दौर को अगर आप कंपेयर करें, तो आपको कितना चेंज नज़र आता है? जी, देखिए यूरोप का तो इस वक़्त हालात जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस वजह से और यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ट्रैवलिंग मेरी रहती है यूरोप में और मग़रिब में सब जगह मैं जाता हूँ। लेकिन यूरोप जो है ना इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आप सही कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जो तवानाई का जो है बहरान वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगा और अभी ये सर्दियों के अंदर ज़्यादा होगा। आपने सुना होगा कि अभी ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 का जो वाक़या हुआ था उसपे ये कहा जा रहा था कि रशिया ने उड़ाई है, लेकिन मैंने जो गैर जानिबदार ज़राए से तस्दीक की तो पता लगा था वो रशिया ने नहीं, उसके अंदर भी ये अमेरिका बहादुर का ही हाथ था क्योंकि देखिए, रशिया को क्या ज़रूरत थी उड़ाने की? अगर रशिया ने अगर बंद करना है मिसाल के तौर पे, तो वो वैसे बंद कर देगा। तेल की उसको पाइपलाइन उड़ाने की क्या ज़रूरत है? पाइपलाइन तो तब उड़ाना रशिया अगर अमेरिका सप्लाई कर रहा हो और जब रशिया रोकना चाहता हो तब उठाए ना रशिया रोके। वो बुनियादी तौर पर ये अमेरिका ने रोकी थी और उसका मकसद ये था उड़ाने का कि जिस वक़्त कुछ यूरोपीय ममालिक जो हैं, जर्मनी जो है और ख़ास तौर पे हंगरी, ये नेटो के अंदर थोड़ी-सी आवाज़ उठा रहे थे कि हमें अमेरिका इतना मजबूर ना करे रूस के साथ लड़ने से क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, दिसंबर के अंदर हमें मसले पैदा हो जाएँगे। या तो फिर उन्होंने कहा था कि आपने अगर हमें देना है, अगर आप रशिया से हमें मना कर रहे हैं, गैस लेने से, तवानाई लेने से, तो फिर उसी कीमत पर आप हमें दें। अच्छा वो अमेरिका वो भी फुलफ़िल नहीं कर सकता था, तो इसलिए अमेरिका ने ये चाल चली थी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को उड़ा दिया था ताकि जब मजबूर हो जाएँगे भई अब वो बात ही हो जाएगी ना भई अब है ही नहीं गैस। अब किस बात पे मजबूर हो रहे हो तुम रशिया से, चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो बुनियादी तौर पर ये कि उन्होंने कोशिश की थी और ये यूरोप का जो है रिसेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे लग रहा है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर अगर यही हालत है और इनको तवानाई का अगर मसला ना कोई मुतबादल हुआ, तो यहाँ यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएँगे और बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो सकती है। आपको लगता है कि यूरोप में जो संजीदा लोग हैं, वो अपनी हुकूमतों को या अवाम को बता रहे हैं कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, हम अमेरिका की पॉलिसी क्यों टो कर रहे हैं? आपको लगता है कि उनकी आवाज़ में कोई ताकत आ रही है, आम अवाम में जो यूरोप में है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं? देखिए, असल में मसला ये है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो यूरोप इस वक़्त लड़ रहा है, वो बुनियादी तौर पर अपनी जंग नहीं लड़ रहा। मैंने आज इत्तेफ़ाक की बात है वो हम मेरे अच्छे शनासा भी हैं, ज़ाती मुलाकातें रही हैं, बेल्जियम के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म हैं गे फ़ेहरहफ़्ज़ाद। फ़ेहरहफ़्ज़ाद साहब बहुत अच्छे वैसे नाइस आदमी हैं और उन्होंने आज एक इत्तेफ़ाक से ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि जो क्रीमिया का पुल उड़ा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि रशिया को ये भी मतलब सालगिरह का तोहफ़ा दिया है। तो मैंने कहा कि तोहफ़ा तो है वो रशिया को, लेकिन आप ये मत भूलें कि ये आपके लिए भी बड़ा मसला है। ये पाक मैंने कहा कि आप यूरोपियन कौम आप वो काम कर रही हो जो काम पाकिस्तान ने किया था अफ़गानिस्तान के हवाले से। मतलब अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ था अफ़गानिस्तान के लिए। तो मैंने कहा आप इस्तेमाल हो रहे हो अमेरिका के कहने पे यूक्रेन के लिए। तो मैंने कहा अभी तक पाकिस्तान स्टिल ब्लीडिंग है। तो मैंने कहा आप वो काम क्यों कर रहे हो? तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके अंदर ये सोच है और वो कोशिश कर रहे हैं। मैंने मिडल ईस्ट के हवाले से आपसे पूछना है कि ये यमन और सऊदीया में एकदम से जो दोबारा से कशीदगी शुरू हो गई है और सऊदीया की तरफ से भी काफ़ी हार्ड स्टांस दिया गया है। आपको क्या लगता है कि यमन के पीछे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं कि वो डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं सऊदीया को, क्या लगता है आपको ये जंग फैल सकती है? देखिए असल में ये जो मसला है यमन का जो अचानक हुआ है इसका ताल्लुक भी बराह रास्त यूक्रेन के ही हवाले से है क्योंकि दबाव आया था ईरान के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था और ईरान को ये कहा गया था कि अभी आपको पता है कि कुछ मामला कहते हैं दुरुस्त लेकिन सऊदी अरब की तरफ से आपको पता है कि मामला कुछ इस तरह चला था कि सऊदी अरब के लिए कहा गया था कि सऊदी अरब भी जो है थोड़ा-सा अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आएगा तो सऊदी अरब तो सॉफ्ट कॉर्नर ले आया लेकिन ईरान जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लाया बल्कि ईरान इस वक़्त रूस के साथ खड़ा हुआ था। इस वजह से और ये जो यमन का जो मामला है, यमन की तरफ से भी ऐसा होता है कि यमन के जो हूती बागीज़ हैं वो भी कहीं न कहीं रशिया को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से कुछ ये मामला ऐसा है कि ईरान की और यमन की एक अंडरस्टैंडिंग है और सऊदी अरब जो है इस वक़्त ने थोड़ा-सा इस वक़्त कुछ जो खबरें आई थी वो इस तरह की आई थी
कि सऊदी अरब जो है कहीं न कहीं वो अमेरिका के साथ स्टैंड कर रहा है। तो मुझे जो लग रहा है वो ये है, और बल्कि कुछ अखबारात में खबर भी आई थी खलीज टाइम के अंदर कि शायद हो सकता है ये जो मामला हुआ है, ये सऊदी अरब पे दबाव डालने की खातिर ये किया गया था। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अचानक फिर जो ओपेक ने इन्होंने तेल की पैदावार को भी कम कर दिया है। तो ये जो लग रहा है कि ओपेक ने जो तेल की जो पैदावार को कम किया है, वो मुझे लगता है कि ये जो यमन की तरफ से जो दबाव आया था सऊदी अरब के ऊपर, ये उसका नतीजा हो सकता है। आपको लगता है कि ये चीज़ फैल सकती है, बढ़ सकती है? यमन और सऊदी अरब का? जी, जी। नहीं, मेरे ख़्याल से शायद अभी नहीं बढ़ेगा ये मामला, क्योंकि कुछ पसे पर्दा कुछ मामला तय हो गए, वरना जो अचानक एस्केलेट हुआ था जो मामला, जो लग रहा था कि हो सकता है शायद हूतीज़ फौरी तौर पर कोई एक आध मिसाइल अटैक कर दें, लेकिन वो मामला मुझे लगा है, बताया है किसी ने कि पसे पर्दा कुछ ऐसे मामलात हुए कि वो कुछ थोड़ा-सा मामला जो है रुक गया थोड़ा-सा, लेकिन अच्छा, कशीदगी बरकरार है। कशीदगी बरकरार है, ठीक है। जी। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल आपसे बस करना चाहूँगा और उसके बाद फिर वाइंड अप करूँगा। चाइना और ताइवान का ये जो इश्यू चल रहा है, ये कभी एकदम से तेज़ हो जाता है, फिर स्लो हो जाता है। और आपको क्या लगता है इस तरह से कि चाइना ने ये जो कल का एकदम से जो उन्होंने चेंज किया था कि हम बैक वक़्त 2 महाज़ों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि चाइना आगे जो एग्रेसिव पॉलिसी रखेगा, अपना एग्रेसिव जेस्चर रखेगा? क्योंकि चाइना ने असल में देखिए, वन चाइना पॉलिसी के तहत तो आपको पता है कि अमेरिका भी किसी ज़माने में कहता था कि ठीक है, हम इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो ताइवान को मानता नहीं था, चाइना का पार्ट, उसने राब्ते भी रखे हुए थे। लेकिन अब ये मामला जो गड़बड़ हुआ है जब से रूस और यूक्रेन के हवाले से, तो रूस और यूक्रेन जो है बेसिकली वो जंग ब ब बज़ाहिर जो नज़र तो आ रही है आपको, रूस और यूक्रेन, लेकिन वो रूस और अमेरिका तनाज़ा है। अमेरिका ने बड़े वाज़ेह तौर पर चीन से कहा था कि हम जो उसका जो मसला है ताइवान का, उसपे आप थोड़ा-सा अगर जिस तरह पहले चल रहा था मामला, इसी तरह चलाते रहें, आप जो भी करते रहें, लेकिन आप रशिया के मामले पे कम से कम हमारे साथ, ये आज से मैं बात करूँ तकरीबन उनको 2-3 महीने पुरानी, तो उनको ये पैगाम दिया गया था कि आप हमारे साथ खड़े हों, लेकिन चाइना ने खड़ा होने से इस पे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हवाले से रूस का मौक़िफ़ है, उसके ऊपर हम यू टर्न नहीं ले सकते, और इसी तरह रशिया ने कहा था कि हम चाइना की ताइवान पॉलिसी है, उसपे हम यू टर्न नहीं लेंगे। ये बुनियादी तौर पर वजह बनी, और अब जो आप जो कह रहे हैं असल में वजह ये है उसकी, उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि रशिया और अमेरिका का जो तनाज़ा है, वो अब बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। और चाइना ये सोच रहा है, और साथ में शुमाली कोरिया भी ये सोच रहा है। ये अखबारात में या कहीं मीटिंग नहीं आई, लेकिन जो सिफ़ारती ज़राए हैं बैक चैनल पे, वो ये बताते हैं कि कहीं न कहीं चीन की और शुमाली कोरिया की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जैसे-जैसे रूस की तरफ से इधर नेटो पे अगर दबाव बढ़ेगा, उसी तरह साथ-साथ जो है चाइना भी एग्रेशन करेगा ताइवान की तरफ। और साथ ही आपको पता है कि अमेरिका ने फिर फौरी तौर पे जापान को कर दिया था अलर्ट, और साथ में साउथ कोरिया को भी किया था, और आपने देखा होगा कि जिस तरह आजकल ड्रिल्स चल रही हैं जो मौजूदा वहाँ पैसिफिक के अंदर, तो उस वजह से चीन ने भी जो है अपने आप को डबल पॉलिसी पे रखा है। उसने कहा कि जिस वक़्त अगर बराह रास्त अगर जंग छिड़ती है नेटो की और रशिया की, या कोई भी अगर बड़ा उधर से कोई मामला हुआ, तो फौरी तौर पर जो है चीन जो है ताइवान पर हमला करेगा, और बकौल ही उनके चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि हम ये 2 दिन के अंदर वो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन साथ ही जो भी जवाबी कार्रवाई होगी अमेरिका की तरफ से, उसको भी कंट्रोल करने के लिए चाइना ने जो है अपना एक मार्ग बना लिया है। तो मुझे लगता है कि सारा जो मामला ये रूस और जो अमेरिका का जो मामला शुरू हुआ ना यूक्रेन के पस मंज़र में, यही जो है मामला सारी दुनिया के अंदर बड़ी जंगों को फैलाएगा, और इसके अंदर जो है शुमाली कोरिया 100% कूदेगा, ये आपको पक्की बात बता रहा हूँ मैं। ये शुमाली कोरिया जो कर रहा है ना मिसाइल टेस्ट वगैरह, ये सारा उसी पस मंज़र के अंदर है, और ये जितने टेस्टिंग इस वक़्त शुमाली कोरिया कर रहा है, ये सब रूस और चीन के कहने पे कर रहा है। अच्छा, अच्छा। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को बारे में और तफ़सील से आगाही हुई। मैं इंशाल्लाह आगे भी आपसे इंटरव्यू करता रहूँगा और ये साथ में भी दुआ करता हूँ कि जो दुनिया के हालात हैं, वो कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ और इंशाअल्लाह, जो दुनिया के हालात एकदम से जंगों की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इसमें कुछ कमी आए, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।